नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में राज्य में बाढ़ से बचाव और सुरक्षा को लेकर विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की गई और आगामी बाढ़ सुरक्षा परियोजना के लिए विस्तृत कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में समय रहते आवश्यक तैयारियां पूरी की जाएं और सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा है कि बाढ़ से जनधन की हानि रोकना सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में नदियों की मजबूती और जल निकासी व्यवस्था, ड्रेनेज सुधार और आधुनिक तकनीक के उपाय पर बता दें कि चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने विभागीय समन्वय और नियमित निगरानी पर जोर देते हुए कहा कि बाढ़ सुरक्षा कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। लखनऊ में उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव का भव्य शुभारंभ किया गया। इस मौके पर राज्य में सेक्टर के विकास, निवेश, नवाचार, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि उद्योग के लिए राज्य सबसे बड़ा मार्केट है और यहाँ की अर्थव्यवस्था में सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है। कॉन्क्लेव में निवेशकों, उद्योगपतियों और विशेषज्ञों ने उद्योग में संभावनाओं और चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की है। कार्यक्रम में यह भी जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश में 4 केंद्रीय प्रयोगशालाएं मौजूद हैं, जो उद्योग और अनुसंधान को समर्थन प्रदान करती हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि सेक्टर में नवाचार और तकनीकी विकास को प्रोत्साहन देकर रोजगार के अवसर बढ़ाए जाए और प्रदेश को बता दें कि हब के रूप में स्थापित किया जाए। कुछ वर्ष पहले आईआईटी मेरे पास आई थी। उन्होंने कहा कि हम मेडिकल के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने कहा आईआईटी को मेडटेक का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करना चाहिए। उन्होंने कहा हमारे पास इतना पैसा नहीं। हमने कहा राज्य सहयोग करेगा। मैंने उस समय के हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और वर्तमान में एडवाइजर के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री अवनीश अवस्थी जी, उनको मैंने कहा कि भाई आप आईआईटी कानपुर के प्रोडक्ट हैं, आप एक बार वहां जाके देखें तो इसके बारे में क्या हो सकता है। और वे गए और उसके बाद आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के हम लोग मेडटेक के एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित करने के सामने हम लोगों ने उस समय कहा भाई हम राज्य की तरफ से 50 करोड़ देंगे। और आप आश्चर्य करेंगे कि इस समय 1200 करोड़ रुपए का एक मेडटेक का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहां बहुत अच्छे ढंग से विकसित हो रहा है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है और आईआईटी कानपुर के एलुमनाई उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। उस पूरे सेंटर को विकसित करने के लिए बहुत अच्छे ढंग से विकसित कर रहे हैं। एससीपीजीआई दूसरे सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो इसके बारे में यहां पर हमारे नीति आयोग के माननीय सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल जी ने जो बात यहां पर कही है कि उत्तर प्रदेश में पहले से इस प्रकार की संभावनाएं हैं। हमारे पास नेशनल लेवल की 4 सेंट्रल लेबोरेटरीज यूपी के अंदर पहले से मौजूद हैं। सीडीआरआई है, एनबीआरआई है, इस प्रकार की पूरी लाइब्रेरी इसी लखनऊ में मौजूद है। तमाम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहां पे पहले से मौजूद उत्तर प्रदेश में मौजूद है। उत्तर प्रदेश के अंदर फार्मा सेक्टर के लिए सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट भी है और सबसे बड़ा वर्क फोर्स भी यूपी के अंदर आपको यहां पे प्राप्त हो सकता है। और इस जिससे आज यूपी के अंदर जिस प्रकार का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपने अगर यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करेंगे तो मुझे याद है आज से 9 वर्ष पहले हमारे पास 1.5 एक्सप्रेसवे थी और आज भारत के 55% एक्सप्रेसवे पर उत्तर प्रदेश का कब्जा है। उत्तर प्रदेश के पास देश की 55% एक्सप्रेसवे यूपी के पास है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी इंटरनेशनल और इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ जुड़ी हुई है।
हर जिला मुख्यालय 4 लेन के साथ, तहसील और ब्लॉक मुख्यालय 4 लेन और 2 लेन के साथ हमारी जुड़ी हुई है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर है, बेहतर कनेक्टिविटी है, पर्याप्त जल संसाधन है और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे पास, देश के अंदर सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन, देश का पहला इनलैंड वाटरवे, देश की पहली रैपिड रेल और देश के अंदर सबसे अधिक एयरपोर्ट रखने वाला राज्य आज उत्तर प्रदेश है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। योगी सरकार के मंत्री करेंगे प्रेस वार्ता। केंद्रीय बजट 2026-27 पर होगी चर्चा। योगी सरकार बजट उपलब्धियां जनता तक पहुंचाएगी। यूपी के कई जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी में सीएम योगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के बाद आज योगी सरकार के कई मंत्री केंद्रीय बजट 2026-27 के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मंत्रियों का उद्देश्य जनता को बजट की प्रमुख उपलब्धियां और फायदे बताना है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित प्रेस वार्ता में वे बजट से प्रदेश के विकास योजनाओं और लाभार्थियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी साझा करेंगे। योगी सरकार के मंत्री जनता को यह भी समझाएंगे कि बजट के तहत कौन कौन से क्षेत्र और योजनाएं सीधे लाभान्वित होंगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार का मकसद जनता तक बजट की जानकारी पहुंचाना और लोगों के सवालों के जवाब देना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि मौजूदा कानून में जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले दलों पर रोक लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को इस आधार पर किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी जातीय रैली के खिलाफ दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की है। यह याचिका वर्ष 2013 में अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने दाखिल की थी। मंगलवार को कोर्ट ने इस याचिका का निस्तारण कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वर्तमान कानून के तहत किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल को केवल जाति या धर्म के आधार पर वोट मांगने के कारण चुनाव लड़ने से पूरी तरह नहीं रोका जा सकता। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8A ही ऐसा एकमात्र प्रावधान है जिसमें दोष सिद्ध होने पर अयोग्यता हो सकती है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि नया कानून बनाना विधायिका का काम है, न कि कोर्ट का। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बुलाई है बड़ी बैठक। लखनऊ में 7 फरवरी को बैठक का आयोजन होगा। सभी जिला अध्यक्षों की बैठक में बुलाया गया है और सभी विधानसभा प्रभारी भी बैठक में बुलाए गए हैं। सभी मंडल प्रभारी भी बैठक में हिस्सा लेंगे। 2027 चुनाव की तैयारियों पर मंथन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने 7 फरवरी को लखनऊ में एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी जिला अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी और मंडल प्रभारी शामिल होंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 2027 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव की रणनीति और तैयारियों पर चर्चा करना है। मायावती के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता आगामी चुनावों के लिए रणनीति, संगठन मजबूत करने और जनसंपर्क अभियान पर मंथन करेंगे। सूत्रों के अनुसार बैठक में पार्टी के आगामी चुनावी रोड मैप, उम्मीदवार चयन प्रक्रिया और विभिन्न क्षेत्रों में पार्टी की पैठ बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति से बैठक को अहम माना जा रहा है। संभल में एक फिल्म के पहले पोस्टर के रिलीज को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस मामले पर संभल सांसद के पिता बता दें कि उन्होंने दंगों से लेकर हालिया घटनाओं पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि दंगों के समय उनके पिता शफीकुर रहमान बरकर इमरजेंसी के दौरान जेल में थे और मौके पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने 2024 की घटना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एनकाउंटर बयान पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, उनकी किसी से जातिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन वे मुख्यमंत्री की विचारधारा से असहमत हैं। बर्क ने प्रदेश में बढ़ती हिंदू मुस्लिम नफरत का आरोप लगाया। साथ ही उत्तराखंड के दीपक मामले और वहां की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक मुख्यमंत्री का ताल्लुक़ है,
तो उनसे हमारी ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा से हम मुत्तफिक नहीं और उसके ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि वो यूपी में हिंदू मुस्लिम नफ़रत पैदा कर रहे हैं और चरम सीमा पर हिंदू मुस्लिम नफ़रत फैल गई है और ये सिर्फ अपने मफाद के लिए हैं। इससे अवाम का या हिंदू भाइयों का कोई भला होने वाला नहीं, ना उनके बच्चों का, ना उनकी यानी कि इक़्तिसादी हालत का या और किसी भी चीज़ का उनका भला होने वाला नहीं है। तो अब उनका ये बयान सुनकर मैं हैरत में हूँ कि वो ये बात कह रहे हैं और कोर्ट की वो यानी कि कोर्ट की जो बात है उसे नहीं मान रहे। मुख्यमंत्री का पद का जब हलफ उठाया जाता है तो उसमें कहा जाता है कि हम जो है संविधान का पालन करेंगे, देश के संविधान जो है उसका पालन करेंगे, लेकिन उन्होंने ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया ना हाई कोर्ट का आदेश का पालन किया, बल्कि हाई कोर्ट का बयान है कि सरकार, यूपी सरकार हम पर नाजायज दबाव डालती है। कि लोग बैठे हैं तो मुझे उत्तराखंड के मामले पर जो दीपक कुमार के साथ हुआ है वह यानी कि गहरा दुख है और मैं उसको बड़ी गहरी नज़र से देखता हूँ। वहाँ पर जो नफ़रत का माहौल पैदा किया जा रहा है और जो वहाँ पर के मुख्यमंत्री अवाम को उकसा रहे हैं, बहरहाल मुसलमान वहाँ बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं और मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भाई भी जो कि अमन पसंद हैं, या जैसे कि दीपक कुमार साहब के साथ ये वाक़ा पेश आया कि उन्होंने एक मुस्लिम भाई की दुकान को एक बुजुर्ग को बचाने की कोशिश की, लेकिन उनके घर पर भी चढ़ाव कर दिया गया। और किस बात में है उनका रोल? वो तो यहाँ संभल में मौजूद ही नहीं थे, संभल में मौजूद ही नहीं थे। अखिलेश जी ने बयान दिया है और वो केरल में वैसी गवर्नमेंट केरल में थी मीटिंग वहाँ पर। पूर्व पीसीएस अधिकारी अग्नोत्री ने बरेली के परशुराम धाम में समर्थकों के बीच दिल्ली कूच का ऐलान किया है। उन्होंने SC/ST एक्ट को काला और कानून बताते हुए केंद्र सरकार को 7 फरवरी तक विशेष संसद सत्र बुलाकर इसे खत्म करने की मांग की, अन्यथा देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। इस्तीफे के बाद मिले आरोप पत्र पर तंज कसते उन्होंने इसे सच दबाने की कोशिश बताया है। प्रयागराज घटना और UGC रेगुलेशन 2026 का जिक्र करते उन्होंने प्रशासन से माफी की मांग की। राजनीति पर प्रहार करते हुए नेताओं ने बता दें कि राजनीतिक विकल्प पर विचार के संकेत दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव किनौनी में BLO ड्यूटी कर रहे एक मानसिक तनाव के चलते स्कूल में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया गया। पीड़ित की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार 54 वर्षीय अनुजवीर बलियान गाँव के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा और करीब 1 महीने पहले उनकी ड्यूटी SIR प्रक्रिया के तहत BLO के रूप में लगाई गई थी, जिसके बाद से वे तनाव में थे। 2 फरवरी को तहसील से लौटकर वे सीधे स्कूल पहुंचे और एक कमरे में जहर खा लिया। परिजनों ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस एक पत्र की जांच कर रही है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बहन जी आपको? किरण जी, अनुज क्या लगता है आपके? पति। अच्छा, क्या करते थे अनुज? बियालो में काम करते थे। अब जब बियालो में मास्टर थे, काय में ड्यूटी लगी हुई थी उनकी? बियालो में। तो कल क्या हुआ कि ऐसा क्या हुआ जहर खा जी लिया? वे तो पहले खेत में गए, खेत में साए नहा कर फिर स्कूल में गए, साइन करके तहसील में गए। वे तहसील में से आ लिए वे 1 घंटे में नो पता नहीं क्या बात हुई। और फिर वे स्कूल में जाकर गेट बंद कर लिया। कई सारे बैठे थे, खुलवाया उन्होंने, खुले नहीं। वे तो खा के गिर पड़े जब ही। और 3 आदमियों का नाम ले रहे वे तो। अच्छा, आपसे बात हुई, क्या बताया था उन्होंने आपको? चिट्ठी मिली थी उनके जेब में, वही डॉक्टर की। तो सुसाइड नोट लिखा था उन्होंने? हाँ जी। तो क्या लिखा है उसमें, पता चला आपको? जी जहर खा रखे बस। नहीं, क्यों खाया ये नहीं लिखा? नहीं जी, वे नहीं लिख के रख गए।
तो क्या लगा, आपकी पत्नी है आप उनकी, आपको कुछ बताया हो, नहीं क्या जी, हमने नहीं परेशानी थी बताया उन्हें? कुछ भी। हम तो खुद परेशान हैं। तो जब आए से उनकी ड्यूटी बेलम में लगी थी, जब से टेंशन में थे क्या वे? टेंशन में थे बहुत। कब से? 1 महीना हो गया। ऐसा आदमी तो कहीं भी नहीं मिलने के, इतना बढ़िया है। पूरे गांव वाले ने कहा ऐसा आदमी कहीं नहीं मिलने का। तो वो जो कागज वागज जो बना रहे थे वो वोट के, वो सब घर पे रखते थे क्या? हाँ जी, यहीं रखते थे। यहीं यहाँ का ये लड़की हुआ कागज। कौन लड़की है, क्यों लेगी यार वो कागज? गाँव से है जी लड़की हुआ, साक्षी नाम है उसके। मैं है। उसकी वोट बनवाना चाह रहे थे या उसकी हाँ, वोट बनी नहीं थी? उन्होंने वोट बना। अनुज क्या लगते हैं आपके? देवर जी अनुज क्या करते हैं? मास्टर थे शिक्षा में। अच्छा, अभी ड्यूटी फिलहाल कहाँ है, किस चीज़ में लगी हुई थी इनकी? उसमें लगी हुई थी, ये क्या नाम, कागज पत्तर बन रही है यालो उसमें SIR। अच्छा, जो वोट बन रही है। हाँ वोट बन रही उसमें लगी हुई थी 1.5 महीने से 2 महीने से। तो ऐसा क्या हुआ, उन्होंने कल जहर खा लिया, क्या वजह हुई? मतलब जी तहसील में गए थे मेरे शहर, और वहीं कुछ हुआ, यहाँ नहीं बताया गाँव में आकर। आगे तो फिर ऐसा मोटरसाइकिल खड़ी करके फिर स्कूल बंद में कर चले चले गए। बताया ही नहीं किसी हाँ को। जी, और वहाँ जाकर गेट बंद कर लिया, स्कूल में गेट बंद कर लिया जाकर। फिर मास्टर आए यहाँ घर, कहने लगे तुम्हारे साथ कुछ झगड़ा हुआ है ना? बोलो नहीं जी हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, देखो तो गेट बंद कर रखा। जब यहाँ से गए सब, उनके भाई भी गए, भाभी ये सब गए, बच्चे गए उनके, तो जाकर देखा तो मुंदे पड़े थे, मुंदे पड़े थे वहाँ से। जब गेट उठते तोड़ा ताड़ा वहाँ से करके जब लेके आए उसे। वजह क्या रही? हाँ जी, वजह क्या रही? वजह नहीं पता चला। पता नहीं। नहीं जी, वजह तो बस उस लड़की की है, उसकी बता रहे हैं उनको, भाई प्रधान ने उसने कराया। नहीं, 3 का नाम। एक सेक्रेटरी है। तुम ना बोल लो। तो क्या किसी की वोट बनवाने का दबाव था, क्या दबाव था? नहीं, वोट बनवाने का तो जिसके मतलब कागज हुए ना, उसका नाम ले लेकर उसे तंग कराया, नुको तुझे मार देगा, गोली मार देगा, का तुझे कागज दे दो। कोई चर्चित बदमाश है, इसकी वोट नहीं बनी? हाँ हाँ जी, गाँव में बदनाम है वो, उनको बदमाश करने से ही। विनोद को जानते भी हो तो विनोद बावड़ा कह दें जी सब, उसकी वजह से यह आयो। उसने कुछ नहीं कहा, बीच वाले खा रहे, उसने नहीं कहा कुछ भी। उसे तो कल पता चला कि डॉक्टर दोनों ने फ़ोन करा, उसने कुछ नहीं कहा, उनको मेरी तरफ से कोई वो नहीं है, भाई बीच वाले प्रधान ने कराया जो भी कराया। तो अभी क्या स्थिति है, कहाँ पर है अनुज? उसमें है जी मेडिकल में। तो क्या स्थिति है अभी उनकी? बस बोल तो रहे नहीं, हाथ पाँव हिला जला रहे, कल 1 बजे से ऐसे ही है। ठीक है। स्क्रैप माफिया रवि काना की जेल से रिहाई के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी के निर्देश पर जेल कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर जेल चौकी इंचार्ज की ओर से कराई गई है। जानकारी के अनुसार नोएडा सीजीएम कोर्ट से रवि काना के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया था। इसके बावजूद उसे जेल से रिहा कर दिया गया। इस पर कोर्ट ने रवि काना को दोबारा गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। इससे पहले एडीजी कारागार जेलर को निलंबित हो चुके हैं। अब इस मामले में जेल अधिकारियों और कर्मियों पर एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर में जेल चौकी प्रभारी द्वारा दी गई एप्लीकेशन के आधार पर जेल में नियुक्त अधिकारी कर्मचारीगण के द्वारा एक अभियोग के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें आरोप लगा है कि जेल में निरुद्ध एक अपराधी जिसका नाम रवि काना है, उसका जनपद गौतम बुद्ध नगर के माननीय न्यायालय के समक्ष पीसी के पेशी के उपरांत बिना किसी माननीय न्यायालय के आदेश के और बिना माननीय न्यायालय को सूचित उसको रिहा कर दिया गया। ये प्रकरण संवेदनशील है। मेरे स्तर से इसमें एक विशेष विवेचनात्मक टीम एडिशनल एसपी के नेतृत्व में गठित की गई है। ये टीम हर पहलू पे गहनता से जांच करी, किन परिस्थितियों में अभियुक्त को रिहा किया गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर गाजियाबाद से है, जहां टीला रोड थाना क्षेत्र से भारत सिटी सोसाइटी में 3 सगी नाबालिग बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतकों की पहचान निशिका, प्राची और पाखी के रूप में हुई है। घटना से इलाके में सन्नाटा है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस के अनुसार तीनों बहनें मोबाइल गेमिंग की आदी बताई जा रही हैं। आत्महत्या से पहले उन्होंने फोन बंद कर दिए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके साथ ही एसपी अतुल कुमार ने बताया है कि मामले की जांच जारी है।
आज दिनांक 4/2/2026 को रात्रि करीब 2:15 पर पीआरबी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना टीला मोड़ स्थित भारत सिटी में टावर B1 फ्लैट नंबर 907 की 9वीं मंजिल की बालकनी से 3 बच्चियों के कूदने की सूचना मिली और मौके पर जिनकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो मौके पर 3 बच्चियां क्रमशः निशिका उम्र लगभग 16 वर्ष, प्राची उम्र लगभग 14 वर्ष, पाखी उम्र लगभग 12 वर्ष, पुत्रियां चेतन कुमार सन ऑफ गौरी शंकर की भूतल पर गिरने के कारण मृत्यु हो गई है, जिनको 108 एम्बुलेंस द्वारा 50 सैया अस्पताल लोनी भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा तीनों बच्चियों को मृत घोषित किया गया। पुलिस द्वारा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। राहुल कुमार झा। राहुल जी, क्या हुआ था आपकी सोसाइटी में, क्या घटना है? बेसिकली 2 बजे रात को मेरे पास हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज से कॉल आया था कि सर B1 टावर से जो 907 में है तकरीबन 3 बच्चियां हैं। एक की उम्र शायद लगभग 17 साल है और एक की उम्र लगभग 13 साल है, एक की उम्र 14 साल है, लगभग 14 साल है। वो अपनी बालकनी से कूद के सुसाइड की है। अच्छा, अभी तक की जानकारी में क्या आया, क्या कारण रहा होगा? अभी तक जो जानकारी अभी तक जो प्राप्त हुई है, जो मौका वारदात पे ACP साहब भी रात को ही पहुंच चुके थे और लोकल टीला मोड़ थाने के भी थाना प्रभारी भी और सारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद आ चुके थे उस समय। जैसे ही कॉल करने के बाद उनको जानकारी मिली तो जो प्रथम दृष्टया में यही पता चल रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग एक समथिंग कोरियन गेम करके चलता था, जो उसमें कुछ टास्क उनको दिया जाता था, तो उसी टास्क के कारण उन्होंने शायद जो भी दिया उन्हें सुसाइड का ये प्रथम दृष्टया। परिवार में कितने लोग थे? जब हम लोग मौका वारदात में जब पहुँचे तो उनके परिवार में दो से 3 महिलाएं थी ऑलरेडी। आदमी कोई नहीं था? आदमी प्रथम दृष्टया में हम लोग को जब पता चला तो वो कहीं बाहर थे, तो वो भी 1-1.5 घंटे बाद वो भी लोग पहुँच चुके। क्या कार्य करता है परिवार, कुछ जानकारी हो? अभी तक कुछ जानकारी प्राप्त नहीं, पता नहीं चला है कि क्या करते नहीं करते हैं, तो हो सकता है कुछ देर में वो लोग अभी गए हुए हैं, GTV हॉस्पिटल गए हुए हैं। इसी पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता मोहित गौतम का। मोहित, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर, किस तरह की कार्रवाई की गई और आखिर पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल, गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र की सोसाइटी में जो तीनों नाबालिग बहनें थी उन्होंने आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद वहाँ पर स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और जो शव थे उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जहाँ डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। इसमें ये सामने आया है कि जो तीनों बच्चियां थी लॉकडाउन से ही जो गेम होते हैं, जो सोसाइटी से संबंधित कोई गेम होते हैं उनसे जुड़ी हुई थी और उनको टास्क से ये लोग काम कर रहे थे। स्कूल इनका लॉकडाउन से ही बंद था, बाहर आना जाना ये सारी चीजें इनको बंद थी। जी मोहित, पूरे मामले पर परिजनों का और प्रशासन का क्या कुछ कहना है? ये प्रशासन ने पूरे मामले में जानकारी करते हुए फिलहाल जो बताया वो ये बताया है कि अभी सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया में ये आया है कि जो गेम है, गेम के लत के कारण कोई टास्क था जो इसमें सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। जो टास्क के अंतर्गत इन तीनों बच्चों ने आत्महत्या की घटना को अंजाम देने बताया। वही परिवार ने बताया है कि जो तीनों बच्चियां थी ये गेम से संबंधित जुड़ी हुई थी। अगर इन्हें एक रूम मिला हुआ था, उस रूम में अगर कोई अन्य व्यक्ति भी जाता था तो ये तीनों बच्चे वहां से अलग हटकर कहीं किसी और रूम में चली जाया करती थी। इसमें परिजनों की लापरवाही जीवन में मिली है। अगर परिजन जांच कर लेते कि बच्चे आगे कौन से गेम खेल रही हैं, क्या कर रही हैं, तो शायद तीनों बच्चियां आज जीवित अवस्था में होती। जी ठीक है मोहित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।